अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद समथिंग न्यू रिगार्डिंग फिज़िक्स। उम्मीद है आप सब बखैरियत से होंगे, आपके घर में सब लोग बखैरियत से होंगे। हमारी लास्ट टाइम टेक्निकल डिस्कशन चल रही थी, न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कशन चल रही थी ऑन चैप्टर नंबर 3। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। वालेकुम अस्सलाम फ़रखंदा बेटी, मोहम्मद साजिद वालेकुम अस्सलाम, अनीबा वालेकुम अस्सलाम। नम्रा आँखों में दर्द हो गई, आंखों में बाहुश ओहो क्या हो गया है? ऑनलाइन क्लासेस आर सो टायरिंग। ऑनलाइन क्लासेस टायरिंग क्यों है? ये पांडा कौन है जी? ए वालेकुम अस्सलाम। पांडा, हु इज पांडा? पांडा इज मतलब आई डिडंट नो दैट कि माय लेक्चर्स आर सो मच वर्सेटाइल, इवन पांडाज आर लिसनिंग टू देम। मोहम्मद साजिद, ठीक है जी। बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। लड्डन जाफरी, वहाँ ए वालेकुम अस्सलाम। तो आ गया तू जवान होकर। बात शुरू करते हैं जी उसी सवाल से जहाँ पे हमने अपनी बात को अख्ताम किया था। मैं एक बात फिर से रिपीट कराता चलूँ अपने बच्चों को। आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस ऑन माय मैसेंजर ऑफ कैंपस, और इसके अलावा मेरी फेसबुक पे भी बहुत सारे सवाल लोग डालते हैं, तो मैं मैक्सिमम बच्चों को सेटिस्फाई करने की, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स आई फॉरगेट ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल, एंड समटाइम्स आई मतलब डू नॉट, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं भी किया होता आपको भेजने के लिए, तो इसलिए मैं आपको अगर भेज ना पाऊँ, अगर आप में से कोई एक आधा बच्चा यहाँ पे हो तो कतई ये मत समझेगा कि आई एम इग्नोरिंग यू। आई डू नॉट इग्नोर एनी वन। मैं मतलब कोई आपकी सहेली या आपका सहेला थोड़ी हूँ जो मैं आपको इग्नोर करूँगा। सो आई नेवर इग्नोर एनी वन, आई ट्राई टू आंसर एवरी वन, बट ड्यू टू द स्केड्यूल, ड्यू टू द लिमिटेड टाइम, समटाइम्स सम क्वेश्चंस आर रिमेन्ड अनआंसर्ड। कुछ सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं। लें जी सवाल अपना कल वाला लास्ट क्वेश्चन को उसी से शुरू करते हैं, बात को फिर आगे लेके चलेंगे। उम्मीद है कि आपके साथ साथ एंड तक रहेगा और ये लेक्चर भी आपके लिए कोई पॉजिटिव साबित होगा। यू वुड लर्न समथिंग इंशाल्लाह। सवाल कुछ ऐसे था, मैंने कहा था कि हमारे पास एक टावर है, द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। सवाल कुछ ऐसे था कि उस हाइट से एक बॉल ड्रॉप किया गया नीचे की तरफ, और एट द वेरी सेम इंस्टेंट उस में एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। उस ऊपर की तरफ फेंकने वाली बॉल की वेलोसिटी थी 30 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों बॉल्स ने सफ़र शुरू होने के कितने टाइम के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को क्रॉस किया, जबकि हाइट ऑफ बिल्डिंग वॉज गिवन, हाइट ऑफ बिल्डिंग वॉज अबाउट 30 मीटर। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 सेकंड आया आंसर। उमर 1 सेकंड आंसर आया, ये तो होगा। तहरीम 1 सेकंड। लें जी, बहुत सारी बेटियों ने जवाब देना शुरू कर दिया। मरियम का भी जवाब आ गया 1 सेकंड। सो एवरीवन या मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइंग टू टेल द आंसर, और देखते हैं बच्चों का जवाब ये दुरुस्त है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों ने और भी जवाब सॉल्व किया होगा, घर में निकाला होगा, जो उसके जवाब नहीं दे रहे। सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिएगा इस वक्त दो मोशंस हैं, वन इज अपवर्ड मोशन, द अदर वन इज डाउनवर्ड मोशन। लेट्स से मैं पहले सॉल्व करता हूं डाउनवर्ड मोशन को। लेट्स से अब बड़े गौर से बात सुनिएगा, करना कैसे है। पहला बॉल दूसरे बॉल से मिला ऊपर से x फासले के बाद। सो पहले बॉल ने कितना फासला तय किया, ये जो मैंने ब्लू एरो ड्रॉ की है दैट इज x, और निचला बॉल जब ऊपर जा रहा था उसने कितना फासला तय किया होगा। देखो अगर ये फासला x है, टोटल 30 है, तो दिस वुड बी 30 माइनस x। तो तुम्हारे पास दोनों डिस्प्लेसमेंट्स आ गए। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए तुम जानते हो कि vi इसकी 0 है, एक्सेलरेशन इसकी g के इक्वल है, तुमने टाइम कैलकुलेट करना। थिंग्स आर वेरी मच सिंपल, यू डू नॉट नीड टू गेट पैनिक। सिंपल सेकंड इक्वेशन लगानी है, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तुम्हें मैं डायरेक्टली बता चुका था डाउनवर्ड मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है। सेकंड कुछ इस तरह से बनती है, S वुड बी x इज इक्वल टू, हम इसको ख़त्म कर देते थे, लिखते ही नहीं थे, 1/2 GT स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 1/2 G को 5 ले लें, ओहो G को 10 ले लें, अप्रॉक्सीमेटली T स्क्वायर लगा दें, कट जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5T स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कट के 5 आ जाएगा।
सो मेरे पास x की वैल्यू आ गई एज 5t²। अब नीचे वाली इक्वेशन, आयशा का आ गया जवाब 4 सेकेंड्स और एक आयशा का जवाब है 1 सेकेंड। अब दोनों आयशाज हैं, मुझे नहीं पता। सर वर्कशीट के हवाले से एक सवाल था, मैं ज़रा सवाल देख लूँ क्या। सर वर्कशीट अपलोड नहीं हुई। अली बेटा मैं बाकी बच्चों को भी इसका जवाब दे चुका हूँ। उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने कुछ वर्कशीट चैप्टर नंबर 1 के हवाले से डायमेंशंस, अनसर्टेनिटीज़ और कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स के हवाले से तकरीबन 50 to 60 MCQs पहले मैनेजमेंट को दिए थे कि वो टाइप करके अपलोड कर देंगे, बट शायद उसमें थोड़ी सी देरी थी, बर्डन ज़्यादा था, तो मैंने उसकी पिक्चर लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके अपनी वॉल पे शेयर किया था। अली बेटा आपके लिए जवाब दे रहा हूँ। तो अगर तो आप मेरी वो वॉल बोले तो जो प्रोफाइल है मेरी, उसमें आपको जब आप नीचे जाएंगे तो आपको वो सारी की सारी वर्कशीट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF नज़र आ जाएंगी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं पे मेरे से डिस्कस भी किया, कहीं पे मुझे ऑन बोर्ड भी लिया, कोई सवाल आते तो पूछे भी, तो आप इन्हें सॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश ये करूँगा कि वही जो PDF मैंने अपनी वॉल पे अपलोड करनी है उसे अपने ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। और बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं उन सबके लिए कल मुझे बहुत सारी बेटियों ने और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके कहा कि सर UHS और नम्स का सिलेबस दे दें। तो मैंने लास्ट ईयर का 2019 का नम्स और UHS का सिलेबस, क्योंकि अभी 2020 का तो आया नहीं, वो सिलेबस मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिया। गो देयर, यू कैन फैच फ्रॉम देयर, PDF फॉर्म में मौजूद है नम्स और उसका दोनों का, और एक शायद कोई वर्कशीट भी पड़ी हुई है। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, तो उसको देख लीजिएगा अब ड्राइव पे। तो अब मैं भी ड्राइव को यूज़ करूँगा फ्रॉम नाउ ऑन। अच्छा जी, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब अपवर्ड मोशन के लिए भी इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। अपवर्ड मोशन के लिए भी s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT²। इसको ज़रा शॉर्ट करके वैल्यूज पुट कीजिए। ऊपर जाते हुए फासला था 30 माइनस x इज इक्वल्स टू VI थी 30 और t एज इट इज फाइंड करना है +1/2 a की जगह -g t² एज इट इज। क्या ख्याल है? ये हो जाएगा 30 माइनस x इज इक्वल्स टू 30t माइनस GS 10 कट के 5 हो गया -5t²। गॉट इट? x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें 30 माइनस x इज 5t² इज इक्वल्स टू 30t माइनस 5t²। -5t² उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -5t² ये उधर जाके प्लस हुआ, +5t², तो मैं डायरेक्टली काट देता हूँ। 30 इज इक्वल्स टू 30t कट गया, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो सिर्फ आपको राइट अप्रोच सोचने में देर लगेगी। अगर तो आपकी प्रैक्टिस है तो ये सारी कैलकुलेशन विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, क्योंकि आपके सामने जो मैंने कैलकुलेशन की है इसने भी तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स लिए हैं सॉल्व होते हुए, अगर मैं बातों को बीच में से माइनस कर दूँ। मुर्शद मेरे पास PDF में है इसलिए, बट मुर्शद अगर आपके पास है तो आप अपनी वॉल पे शेयर कर दें, मैंने भी शेयर कर लिया। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बिकम्स डबल देन द यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स। बड़ा अच्छा सवाल है, शराज का बड़ा मजे का सवाल है। देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बिकम्स डबल, एनर्जी आपको पता है एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू वर्क, और वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या लेंथ होता है। कहता है अगर फोर्स के यूनिट डबल हो जाएं, लेंथ के यूनिट डबल हो जाएं, तो एनर्जी के यूनिट क्या रहेंगे? देखें यूनिट्स बोले तो डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट। तो भाई फोर्स के यूनिट चाहे ट्रिपल कर लो, चाहे लेंथ के यूनिट ट्रिपल कर लो, बट द यूनिट ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम। यूनिट्स सेम रहेंगे, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बेशक। तो यूनिट्स वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट, तो वो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। शराज बात समझ में आई मेरी जान? ज़ैनब काइंडली मुझे सेंड कर देना। ज़ैनब बेटी आपने मुझे नहीं पता किसको कहा है, लेकिन अगर तो मुझे कहा है तो बेटी आपको सेंड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन टू सेंड इन PDF, तो आपको कोई अंदरूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो there is no way to send the PDF, so you can go to my drive, you can download it from there, no problem. अच्छा जी, ये सवाल कल का था। टाइम इज 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर, दे विल पास ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सामने से होते हुए गुजरेंगे, दोनों बॉल्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, एक मूवी के सीन की तरह। ज़्यादा हो गया मेरा ख्याल है, आगे चलते हैं। एक सवाल तो मैं और करवा के फिर आगे मूव ऑन करता हूँ।
एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, अच्छा मज़े का सवाल है। ओके सर, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, मुर्शद कर दीजिएगा सर। मुर्शद मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, सही नाम बता अपना। नुमान है ना, तू बड़ा तेज नुमान है ना। अ बॉल इज थ्रोन विद 40 मीटर्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू द पीक। सो सवाल है, अ बॉल, ये अपवर्ड मोशन के, अ बॉल इज थ्रोन, फेंका गया, थ्रोन विद सर्टेन, not certain, with values given with 40 meters per second and took okay, how much time it will take to reach the peak, sorry not ground। अच्छा, अब अपवर्ड मोशन के हवाले से मैं सोच रहा था ये स्टेटमेंट लिखते हुए कि अपवर्ड मोशन के हवाले से मैं तुम लोगों को कुछ बातें नहीं बताई, तो पहले कुछ बातें बताता हूँ, फिर इसकी तरफ आऊँगा। ऑप्शंस में तुम्हें दे देता हूँ। 1 सेकेंड बी ले लो, 4 सेकेंड सी ले लो, 3 सेकेंड्स डी ले लो, नन। लेकिन इसका जवाब देने से पहले थोड़ी सी तुम लोगों की तवज्जो चाहिए मेरे साथ। वीडियो इज स्टकिंग, यार ये क्यों मेरे लेक्चर में ऐसे प्रॉब्लम होता। आई होप के सबको क्लियर है। अब इशू तो नहीं वीडियो में, मैं अपनी बात को जारी रखूं, ज़रा देखिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बात कर जाता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आ पाती। सो आई टेक अ पॉज है। मुझे बताइएगा बात समझ में आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आई एम लाइक स्ट्रकिंग और लाइक गोइंग गुड, क्या ख्याल है? तैयबा ने जवाब भी दे दिया, नन, डी ऑप्शन बता दी तैयबा ने। तैयबा बेटा, नम्रा बच्चे ने भी जवाब दे दिया, सर उसके सर का इशू है, सर उसके सर का इशू है सर। वो ला, इतनी मुश्किल बात नहीं नम्रा बच्चे, नेट का इशू है। जब बाबा ने 4 सेकंड बताया, फरहा ने नो दिया जवाब। सो आई गेस द नेट इज़ क्लियर, द नेटवर्क इज़ गुड। वापस अपनी बात के ऊपर आते हैं। मैं अब बात करने लगा हूँ अपवर्ड मोशन के हवाले से। अपवर्ड मोशन के हवाले से चंद पॉइंट्स मेरा बच्चा जहन में रखने हैं, चंद कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में डेवलप कर लेने कि जब भी अपवर्ड मोशन की, ऊपर फेंकने वाले मोशन की बात आए तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं आपको पहले पता होने चाहिए। देखिए, जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं तो ज़ीरो हो जाना। जैसे आपने कहा था, नीचे फेंकने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ऊपर फेंकने वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। ऊपर जाते हुए उस पर जो एक्सेलरेशन लगती है वो -g लगती है। बस आपने इन दो पॉइंट्स को जहन में रख लेना है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को जहन में रखते हुए नाउ जस्ट राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन मैं बोलता हूँ, ज़रा सुनिएगा गौर से, आपकी तवज्जो चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इज VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। तो VF तो जीरो है, VI AT A के -G। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इधर आ जाएगा, VI इज इक्वल्स टू GT। तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर अपवर्ड मोशन कहीं लिख लो, तुम्हारे लिए नई चीज़ आ गई। ऊपर जाते वक्त जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है वो तुम्हारे लिए, जिन बच्चों ने तो जवाब दे दिया दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों के जहनों तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि सबके जहनों तक चीज़ें पहुंचानी है। सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल्स टू VIT है, वो बन जाएगी S इज इक्वल्स टू VIT -GT इसके ऊपर जाते हुए। और थर्ड इक्वेशन सिंपली इट विल बिकम, अब दैट इज 2AS है तो -2GS हो जाएगी। VF जीरो है तो दैट वुड बी इक्वल्स टू VI स्क्वायर। VF स्क्वायर -VI स्क्वायर होता ना, तो VF तो जीरो हो गया, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आप VI की वैल्यू किसी भी अपवर्ड मोशन के लिए 2GS अंडर रूट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखें, आपको इक्वेशंस की मदद से कितना डाटा मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। अब मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको इक्वेशन अपने सवाल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, और मैंने पूछ के लिया हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट।
अगर आप गौर करें तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास g तो अंडरस्टूड है, क्या g आपको पता है, vi आपको गिवन है 40, t कैलकुलेट करना है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन vi इज 40 इज इक्वल्स टू g इज 10, t एज इट इज आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 40/10, काट दीजिए, यू विल गेट 4 सेकेंड्स, गॉट इट। सो अब मेरा ख्याल है कि सब बच्चों तक बात पहुंच गई, 4 सेकेंड्स 4s की बारिश हो गई, सबको आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं आगे चलता हूँ अगले सवाल की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। मैं मिटा रहा हूं ये। अच्छा बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चों को यकीन है मुझे कि पता होगा, मगर क्योंकि सबको बताना है, सब तो कॉन्सेप्ट लेके चलना है। नंबर बच्चे, मैं अप्रॉक्सीमेटली विदाउट कैलकुलेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए 10 लेता हूं ताकि आंसर कैलकुलेट करते हुए आसानी हो। तो यस, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन असनैन, फर्स्ट इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। वीडियो ब्लर है, इज इट ब्लर वीडियो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बात करनी थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं आप लोग, देर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस आपने अब सिर्फ 5 मिनट ना खामोशी के साथ मुझे सुनना है। आई नो कि आप जो मैं बातें बताने लगा हूं कि आप लोग जानते हैं, बट सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगी। नो किस पे जी? आप लोगों ने नो किस पे कहा? नंबर इंटरेस्ट में हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? देखें नंबर बेटा, हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे हमारी एस्टिमेशन आसान हो जाए। तो आप 10 ही यूज़ करें। ऑप्शंस में 10 के हवाले से ही अक्सर पूछा जाता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो आप अगर 10 ले रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इज 20। अगर जब आप 20 नहीं है तो 20 के आसपास कुछ होगा, 20 से थोड़ा सा कम होगा। अगर 9.8 ले रहे हो तो भाई क्या जवाब होना चाहिए? इट वुड बी समथिंग 19.6। देखो 20 के कितना करीब है, एस्टिमेशन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा जवाब एस्टिमेशन के करीब करीब आना चाहिए। वीडियो इज क्लियर? ठीक है जी मुताहर 10 ही यूज होगा टेस्ट में। ठीक है मुताहर बेटा, आपने सही कहा। अच्छा सवाल, मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पूरी बात करने लगा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज इनर्शियल, अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल। अच्छा मैं प्लीज अब थोड़ी देर के लिए आपकी मुकम्मल तवज्जो मुझे चाहिए। What is meant by inertial frame of reference and what is meant by non-inertial frame of reference? I need all your attention towards me right now. पूरी तवज्जो का मरकज सिर्फ इस वक्त अपनी स्क्रीन को बना लें, टूटी हैं कानों के अंदर ठूस लें जरा। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनर्शिया या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ से निकला। इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया को समझने के लिए आपको चाचा न्यूटन के कानून समझने पड़ेंगे। तो क्योंकि आपने पहले बात पढ़ी हुई है तो मैं बगैर लिखे थोड़ी स्पीड से निकल जाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हुए। न्यूटन का जो फर्स्ट कानून था, फर्स्ट लॉ था, वो क्या कहता था? न्यूटन ये कहता है कि अगर इस कायनात में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेगी, अगर कोई चीज़ चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई चीज़, उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे ये मैंने मार्कर्स अपने हाथ पे रखे, अगर तो मैं जिंदा हूँ, ये मेरा हाथ लकड़ी का, तो ये आने वाले 50 साल तक यहाँ ही पड़े रहेंगे अनटिल एंड अनलेस इन्हें यहाँ से कोई उठाने वाला ना आ जाए। जब इन्हें कोई उठाने वाला आएगा, इस पर कोई फोर्स लगाएगा तो ही ये मूव करेंगे। तो एवरीथिंग इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एवरीथिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। मगर हमारी असल दुनिया में चीज़ें क्यों रुक जाती हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी असल दुनिया में फ्रिक्शन मौजूद है। सर आज नेट बहुत तंग कर रहा है, तो जो नोमान नेट क्यों तंग कर रहा है? आपका नेट शायद आपके सर्वर का प्रॉब्लम है जो आपको नेट भेज रहा है, आपके नेट के सर्वर का इशू है। उम्मीद है कि बाकी बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, तो न्यूटन का ये पहला कानून था, यानी न्यूटन ने ये बात समझाने की कोशिश की पहले कानून में कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो चाहती है कि रुकी रहे। कब तक रुकी रहे? जब तक उस पर फोर्स ना लगे। अगर कोई चल रही है बॉडी तो वो चाहती है कि चलती रहे। अब ये जो बॉडी की चाहत है, बॉडी चाहती है रुकी रहे, बॉडी चाहती है चलती रहे, इस चाहत का नाम इनर्शिया। यानी अगर बॉडी को रेस्ट पे है, द बॉडी नीड्स टू स्टे इन रेस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब आप बाइक पे बैठे होते हैं पीछे, तो आपका आगे वाला दोस्त एकदम बाइक उठाने की कोशिश करता है, बाइक एकदम चलाने की कोशिश करता है, तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। आपकी बॉडी चाहती है कि आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहे,
लेकिन जब अचानक बाइक चलना शुरू होती है आपको पीछे की तरफ, पीछे की जाने झटका लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। बात समझ रहे हो? सो याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, मिक्स कर जाते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, जो न्यूटन का पहला कानून है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को, इवन बहुत सारे टीचर्स को मिक्स करते देखा है, वो सेकंड लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ फोर्स, नॉट इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया के बारे में ये बात भी आप जानते हैं, ये बात भी आपने पढ़ी हुई है कि इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास। सो अगर मैं स्टेटमेंट बोल दूं तो आप तक पहुंच जाएगी। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उस पर लगने वाला इनर्शिया, उस पर लगने वाली फोर्स भी उस कदर ज्यादा होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर हमें इनर्शिया समझ में आ गया, हमें न्यूटन का पहला कानून समझ में आ गया, तो हम न्यूटन के दूसरे कानून की तरफ चलते हैं जो कि पहले कानून की एक्सटेंशन है। न्यूटन ने पहले कानून में कहा कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, फोर्स ना लगे, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, फोर्स ना लगे। इसका मतलब ये है फोर्स किसी चीज को चलाने की कोशिश कर सकती है, फोर्स किसी चीज को रोकने की कोशिश कर सकती है। तो फोर्स ऐसी क्या चीज है? फोर्स वो चीज है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। रुकी हुई है, फोर्स लगाएंगे, चलना शुरू कर देगी। सो व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ वो कानून है जो पिछले तकरीबन 500 सालों से एज इट इज चलता चला जा रहा है। F इज इक्वल्स टू ma। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता है कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। सेकंड लॉ इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ, पहले कानून की एक्सटेंशन है। ठीक है जी, इसे आगे चलते हैं। रेस्ट एट अर्थ इज एक्चुअली मोशन। उस्मान, मैं भी इस बात पे आने लगा हूँ, जस्ट 1 or 2 मिनट्स मुझे दीजिएगा, मैं इस बात पे भी आने लगा हूँ। सो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अब आते हैं असल बात पे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जहां पे फर्स्ट लॉ वैलिड हो, जहां पे फर्स्ट लॉ न्यूटन का वैलिड हो, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप बड़े मजे से लेट से मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं या अपने किसी शहर से किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, मोटरवे बड़ी मजे की कंफर्टेबल सड़क है, आप बड़ी किसी लग्जरी बस में बैठे हैं, आपने कॉफी का मग हाथ में पकड़ा हुआ है, आपने कॉफी का एक चुस्की ली, बस रुकी हुई है अभी, अब स्टेशन पे चुस्की ली और बड़े मजे से वो मग अपना साइड टेबल पे, साइड आर्म पे रख लिया। अब जब तक वो बस रुकी है, आपका कप जहां पे पड़ा वो वहां ही पड़ा रहेगा, खुद ब खुद आपका कप मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स उस बस में फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई हो रहा है कि जो चीज रेस्ट में है इट विल रिमेन इन रेस्ट। सर लेकिन आइंस्टाइन भी तो गलत, आइंस्टाइन ने भी तो गलत कर दिया। बेटा आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन ने, आमना बेटी का कमेंट है, आइंस्टाइन ने गलत न्यूटन के लॉस को, फर्स्ट और सेकंड लॉ को गलत नहीं किया आइंस्टाइन ने। जो आइंस्टाइन ने बातें न्यूटन की गलत की हैं वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट गलत की है। जो आपने छोटे होते ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, न्यूटन का F = G/m/r², वो कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने गलत किया। मुताहिर ने F = ma सेकंड न्यूटन चाचा। हाँ जी मुताहिर, मैं आपके कमेंट को समझा नहीं। F = ma सेकंड और न्यूटन चाचा, मैं इस कमेंट को समझा नहीं। खैर वापस आगे चलते हैं। तो उस रुकी हुई बस में आपने चुस्की ली कॉफी की और कॉफी साइड पे रख दी, कॉफी पड़ी रहेगी, यानी उस बस में न्यूटन का पहला कानून अप्लाई हो रहा है। तो वो बस क्या है? वो बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खासियत बताई, वहां पर न्यूटन का पहला कानून वैलिड होगा। तो भाई वो बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बस रुकी हुई है। तो याद रख लो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक खसूसियत और भी है। वो खसूसियत ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ होता है। एक बात, अच्छा मिसाल ले लो, अब वो बस चलना शुरू हो गई विद द यूनिफॉर्म मोशन। आपने आपने जनाब बड़े मजे से उस कॉफी का दोबारा सिप लिया और फिर वो कॉफी का मग रख दी। आपकी बस जब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कोई झटका नहीं आपको लग रहा, तब तक फिर आपकी वो बस बड़े मजे से ट्रेवल करती चली जाएगी, आपके कॉफी के मग को और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि न्यूटन का पहला कानून यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई होता है। सो याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे होता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ये बात ज़हन में रख लें।
मैं आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहा हूं, उसके बाद मैंने आपसे एक दो सवाल पूछने, तो उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब जरा गौर से सुनिएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं आपको खासियत बता दूं कि यहां पे फर्स्ट लॉ जो होगा विल नॉट बी वैलिड। फर्स्ट लॉ यहां वैलिड नहीं होगा। यानी कि अब आप उसी बस में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बस चल रही है, आपने कॉफ़ी का चुस्की ली, चुस्कियाँ बड़े मज़े मज़े से ले रहे हैं और आपने कॉफ़ी का मग साइड पे आर्म पे रख दिया। अचानक ड्राइवर को आगे कुछ नज़र आया, उसने ब्रेक्स लगाई, प्रेशर ब्रेक्स लगाई। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आपकी कॉफ़ी का मग पड़ा पड़ा निकल जाएगा, जाके ड्राइवर की सीट तक जाएगा और आपका मुंह जो है वो अगली सीट पे जाके फिट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने मुंह पे बेस शेस बहुत मली हुई है तो अगली कुर्सी पे आपकी मुंह का पूरा नक्शा बन जाएगा बगैर किसी फोर्स के। चीजें पड़ी हुई थी, कप पड़ा हुआ था, मग पड़ा हुआ था, किसी बॉडी ने फोर्स तो नहीं लगाई, खुद ब खुद मूव होना शुरू हो गई। सो विदाउट एनी फोर्स रेस्ट मोशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं रहा। तो याद रखिएगा ये कब हुआ कि जब उस बस की ब्रेक्स लगी। ब्रेक्स लगी बोले तो बस ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, बस में एक्सेलरेशन आई। सो जब भी एक्सेलरेशन आएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आपका क्या ख्याल है अगले सवाल का? अगले सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। मिसाल के तौर पे सवाल कुछ ये है, विच इज द property of inertial frame, which is the property of inertial frame? inertial frame की प्रॉपर्टी क्या होती है? मिसाल ले लीजिए, एक मैं कहता हूं इसमें एक्सेलरेशन मौजूद होती है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन होती है। बी ऑप्शन एक्सेलरेशन जीरो होती है, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो यार ये सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप कर दिया। आई वांट एवरी किड ऑफ माइंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मेरा इस सवाल का जवाब दे। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम की क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है? क्या इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती? यानी एक्सेलरेशन होती है, जीरो ना होने का मतलब है एक्सेलरेशन होती है। क्या इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो होती है? क्या दोनों केसेस हो सकते हैं या नन? क्या ख्याल है? बी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन देना शुरू किया। देखें, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, एवरीवन इज गिविंग बी ऑप्शन। देखें मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यानी कि याद रखिएगा असल फर्क, इनर्शियल फ्रेम इज ऑलवेज नॉन एक्सेलरेटिंग। और इसको हाईलाइट कर लेते हैं जरा, याद रखिएगा inertial frame is always non-accelerating, non-inertial frame is always accelerating। यहां पे एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी, यहां पे एक्सेलरेशन हमेशा पॉसिबल होगी। तो फिर एक आखिरी सवाल, सी बोथ नहीं, किस अली, आई गेस अली ने जवाब दिया, मैं जरा ऊपर करके देखूं। अली, नॉट सी, नेवर सी, सी इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन ना हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो नॉन इनर्शियल में शर्त है कि एक्सेलरेशन होनी चाहिए, इनर्शियल में शर्त है कि एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यार इतनी स्पीड से कमेंट आने शुरू हो गए। हसीना बेटी ने जवाब दिया बी, ओके ठीक है। ANTSS ने भी जवाब दे दिया बी, हमदाना बेटी ने भी जवाब दे दिया बी, निम्ना बेटी ए, वाई नॉट, मतलब ए गलत क्यों है? ए ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन इनर्शियल की। एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए तो इनर्शियल होगा। निम्ना बेटा होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ईमान बीबी, यस, रबिया बेटी ने भी, सब ने कमेंट दे दिया। उमर ने एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, आगे जीरो लगाना था पर नहीं लगा। लेकिन अगर तो ये बात हो गई तो फिर बात करते हैं आखिरी बात इनर्शियल नॉन इनर्शियल पे। फिर आज का बड़ा मजे का टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। एक सवाल कि भाई अर्थ क्या है? अर्थ इज
अर्थ इज व्हाट, अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक, अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? तो भाई गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात है. अर्थ के हवाले से अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखें, इस वक्त मैंने अर्थ पे, इस जमीन पे, लेट्स से ये डस्टर अपने हाथ पे रखा. इनर्शियल की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि न्यूटन के लॉज अप्लाई होंगे. क्या ये डस्टर जहां पड़ा है वो वहां पड़ा नहीं रहेगा? लेकिन सर अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं होगी. नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं. ये मेरी किस बेटी का एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया. हसीना ने बहुत, बेटा आपका कॉन्सेप्ट बहुत गलत है. हसीना ने कमेंट किया लेकिन सर अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं होगी. हो सकती है हसीना बेटा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव भी कर रही है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है. एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ है. मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ 40 मीटर पर सेकंड से. अब मेरी गाड़ी जब तक 40 पे ही रहेगी, 40 से स्पीड चेंज नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है. तो ये मुमकिन है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. तो आपकी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उम्मीद है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी. अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, बहुत सही है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत जवाब दिया. सो फिर चले, मैं आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं इसको बस फटाफट बता के आगे निकल जाता हूँ. याद रखिएगा, अर्थ के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थ के पास दोनों नेचर्स एट द सेम टाइम है. कैसे? अर्थ के ऊपर फिजिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, दैट मीन्स अर्थ इनर्शियल है. ठीक है, सो अर्थ इज सेड टू बी इनर्शियल. मगर अब जुमला थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर फिजिक्स को अप्लाई करते हुए बात की जाए तो देखो, दिस इज अर्थ, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. ये सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है. हमारा सूरज आजकल काला हो गया, सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है. तो आप जानते हो कि जब भी कोई चीज चक्कर काटती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगती है. कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करेगी उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी. तो क्योंकि जो अर्थ है दैट इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज नॉन इनर्शियल. अच्छा जी, अब पेपर में अगर आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? याद रख लीजिए, अगर जुमला सिंपल लिखा है अर्थ इज, यानी जर्नल जुमला लिखा आ जाए अर्थ क्या है, तो आपने जवाब देना अर्थ इनर्शियल है. अगर जुमले में स्ट्रिक्टली का इजाफा हो जाए, स्पेशली का इजाफा हो जाए, तो आप कहेंगे अर्थ इज नॉन इनर्शियल. स्ट्रिक्टली अर्थ इज नॉन इनर्शियल. ठीक है जी. उसके बाद यस, आगे चलते हैं. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम. मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम पे थोड़ी सी बात करके फिर आगे चलूंगा. मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम में सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का नाम मोमेंटम है. आसान अल्फाज में अगर समझाना हो कि मोमेंटम क्या चीज़ है, मोमेंटम की डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन. क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम को समझाने के लिए एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दिया करता हूँ कि लेट्स से आपकी तरफ से साइकिल आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक तरफ से ट्रक आ रहा है. ट्रक की वेलोसिटी लेट्स से सेम है, दोनों की स्पीडें सेम है. आप किस चीज़ को, साइकिल या ट्रक, किस चीज़ को अपने बाजुओं से रोक सकते हैं? तो अगर तो आपने वो बाहुबली ताज़ी नहीं देखी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा भी ट्रक को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए. हत्ता कि ट्रक और साइकिल, हालांकि ट्रक और साइकिल स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है, ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है. सो सिंपली दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन. और हम, यस आपने सबने जवाब सही दिया. और हम ये जानते हैं, उस्मान ने क्या कहा जी? इधर मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कल एक्सेलरेशन विल. यस उस्मान, आपने जो सवाल किया, इधर मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. यस, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स है ना मौजूद,
तो भाई जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी मौजूद होगी। बात समझ रहे हो? तो मैं अपने पॉइंट पे आगे आता हूँ। दानिया बच्चन ने कमेंट किया साइकिल, नीमा ने भी कमेंट किया साइकिल, एक्शन मूवी भी। हाँ, हर बंदा साइकिल को रोकने की कोशिश करेगी। यस, मैथ ज़्यादा एक्चुअली उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, तो ट्रक को कोई नहीं रोकेगा बिकॉज ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसकी डायमेंशन आप जानते हैं। इसकी डायमेंशन मैं आपको क्या बताऊँ, kilograms, meters per second, they are also called as Newton second. So these are the basic things, you know them very well. इसके बाद जो चीज़ थी, आप ये भी जानते हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। आपने डेरिवेशन पढ़ी हुई है, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अब ये कॉन्सेप्ट देखे मैंने, फिर आपके जहन में कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दिया, अब आपने मुझे जवाब देना। सवाल है अ फोर्स of 4 Newton acts on the body for 4 seconds. The rate of change in momentum is, options are 16, option B Newton seconds कर लेना, Newton seconds, 4 न्यूटन सेकेंड्स, सी कर लीजिए 1 न्यूटन सेकेंड, डी कर लीजिए ना। ले जी, इस सवाल का जरा जवाब सारे दीजिए। उज़ैर जज़ाकल्लाह, इट्स माय ऑनर, थैंक यू सो मच। सवाल है जी, द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी। 4 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पे कितनी देर के लिए लग रही है? 4 सेकंड्स के लिए लग रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? देखो, बेस मैंने तुम्हारी बना दी, बेस डेवलप कर दी, अब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। हथियार तुम्हें दे दिए, चलाना तुमने, दुश्मन देख के गोली तुमने चलानी है। तो बताओ भाई क्या क्या ख्याल है? तैयबा ने जवाब दिया 4, फरासत ने जवाब दिया 16, तैयबा ने जवाब फिर दे दिया 4, फरा ने जवाब दिया 4, कशफ नसीर ने जवाब दिया, ओहो बहुत स्पीड आ गई। 16 और बाकी 16, कोमल ने भी 16, आयशा ने भी 16, शराज ने भी 16, माज ने भी 16, और ये पांडा ने जवाब दिया 4, बख्तावर ने 9, तैयबा ने 4, सवेरा ने 16, शकीब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग ड्यूरिंग अर्थ मोशन, सो व्हाई इट इज इनर्शियल। यस शकीब, मैं सवाल का जवाब, चलें मैं शकीब भाई, अब बाकी जवाब फेंकते जब अपने शकीब भाई का जवाब दूँ। शकीब भाई तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आपने बात बिल्कुल सही की। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन इनर्शियल। स्ट्रिक्टली हम कहते हैं नॉन इनर्शियल है, लेकिन देखो क्योंकि एक्सेलरेशन इस कदर कम है कि इस पे फिजिक्स के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पॉसिबल है। न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई होता है, एक्सेलरेशन है मगर इंतहाई कम है, बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई मान लो कि इनर्शियल है, क्योंकि सारे काम तो चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो कि इनर्शियल है, लेकिन स्ट्रिक्टली जब आप उस एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करते हो तो भाई तब नॉन इनर्शियल। ठीक है शकीब? सो सारे जवाब दे रहे हैं 16, 16, 16, 4, 4। नहीं, 16 और 4 का बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। उस्मान ने भी जवाब दे दिया 16, टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दानिया बच्चे जबरदस्त, मजा आया तुम्हारे जवाब का। लड्डन जाफरी ए, रजिया बेटी भी 16, आइंस्टाइन ने भी 16। चले जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, जब ऐसा सवाल है तो आपने सॉल्व नहीं करना, और क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई जान लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो है फोर्स के इक्वल है। तो सॉल्व किए बगैर देखो उसने फोर्स बता दी है 4, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 4 ही होगा। उसने हमको बता दिया फोर्स 4 लग रही है और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा, तो भाई टाइम जो मर्जी हो, टाइम जाए भाड़ में, हमें पता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो जवाब 4 ही आएगा। ठीक है जी, एवरीवन गॉट इट? 16 वालों समझ में आ गया? उज़ैर, इट इज नॉट डी, इट इज 4। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आई क्यों? उस्मान, ओहो गॉट इट उस्मान, पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा यार, अब मैंने सवाल थोड़ा सा बदल रहा हूं, If force of 4 Newton acts on the body for 4 seconds, then change in momentum is, देखो कॉन्सेप्ट फिर तुम्हें दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है। उज़ैर,
उजैर 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 मेरी बात सुनो, मुझे बताओ यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा कमेंट निकल गया यार। उजैर उजैर डी, उजैर वाई, उजैर नॉट डी। उजैर बताओ इसका जवाब 4 है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? निम्रा ए, सब क्वेश्चन समझ में आ गया, सही। रिनात, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। रिनात बेटा जरा देखिएगा अगर आपका नाम सही मैंने प्रोनाउंस किया तो। मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल है। अब मैंने देखो सवाल में क्या चीज गिवन है, सवाल में गिवन है अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकेंड। फोर्स है और टाइम दे दिया, ठीक है। और मैंने क्या पूछा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो भाई इतना जहन में रख लो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो भाई फोर्स 4 न्यूटन लग रही है तो फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी 4 ही होगा। रिनात बताओ पे समझ में आई? लेकिन अगर वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करें, चलें जी, ये बेटी ने सवाल किया। रिनात, आई डिड नॉट। रिनात बेटा अभी भी समझ नहीं आई यार, अभी तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। सवेरा 6, सवेरा भी वो आप बहुत आगे निकल गए, भी मैं चलता हूँ सर। अगर आयशा ने कमेंट किया सर अगर वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करें तो फिर 16 आता है। आयशा बेटी आपके लिए 16 फिर भी नहीं आता। देखो F4 है, डेल्टा P ओवर T भी 4 है, तो डेल्टा P तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा हुआ था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पता क्या होता है? डेल्टा P बाय T। तो वो तो F के इक्वल है और F के 4। आयशा बेटी बात समझ में आई? डेल्टा P, तो डेल्टा P 16 निकलेगा मल्टीप्लाई। डेल्टा P तो मैंने पहले पूछा ही नहीं, मैंने पूछा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा P बाय T पूछा। ऐसे सिचुएशन में वो तो फोर्स के इक्वल है और फोर्स गिवन है 4 न्यूटन के इक्वल। क्यों मेरे नाथ? आई होप इट विल क्लियर। बच्चे मेरे बड़े सियाने हैं, वो अगले सवाल पे भी निकल गए। अगला सवाल भी उन्होंने जवाब दे दिए। सो अगला सवाल में पूछने ये लगा था कि भाई अब अगले सवाल पे गौर कीजिएगा। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 4 सेकेंड्स, देन द चेंज इन मोमेंटम इज। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब फॉर्मूला क्या? F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर T। इन मोमेंटम फाइंड करना, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P किसके इक्वल है? F मल्टीप्लाई बाय T। F4 T भी 4। अब जवाब आएगा 16 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। गॉट इट बच्चों? पॉइंट समझ में आ गया? सो चेंज इन मोमेंटम फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है। शाबाश जी, सब बच्चे 16 जो जवाब दे रहे हैं, ले जी शाबाश जी, शाबाश, गुड। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और देखो, फिर कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, सवाल पूछने लगा इसी कॉन्सेप्ट पे। 2 bodies collide if time of collision increase, then impact force will option A increase, option B decrease, option C remain same, D none। हमारी कौम का, हमारे बच्चों का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो है ना बगैर सोचे समझे जवाब देते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग उन बच्चों में शामिल नहीं हैं, आप लोग तसल्ली से जवाब देंगे। 2 bodies, 2 जिस्म हैं आपस में टकरा रहे हैं। बॉडीज ये वर्ड ठीक है, बेहतर है ज़रा। 2 bodies collide together, आपस में टकरा रहे हैं। इफ़ द टाइम ऑफ collision is increased, अगर उनके टकराने का वक्त, यानी पहले फटाफट टकरा के प्योर लॉरी बन गया, टकरा के अगर 2 bodies फटाफट टकरा के निकल गई हैं, उस वक्त फोर्स ज़्यादा लगेगी, या अगर टकराने का टाइम बढ़ गया, देर लगी टकराने में, तब फोर्स ज़्यादा लगेगी। क्या ख्याल है, कौन सी बात ठीक है?
टाइम ऑफ कोलिजन बड़ा हो, ज्यादा हो, तब फोर्स ज्यादा लगेगी, या टाइम कम कर दूं तब फोर्स ज्यादा लगेगी। सिंपल सी बात है। सो सी ऑप्शन क्या है जी, रिमेन कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, और मुताहिर ने भी कहा सी, उमर ने भी कहा सी, तैयबा ने भी कहा सी। हबीबा ओ हबीबा आगे आ जाओ, 16 एनएस तुम छाड़ दे। कशफ ने भी कहा सी, तैयबा ने फिर कहा सी, और सवेरा ने कहा सी, आंसर ने कहा सी। रिमेन कांस्टेंट, सब रिमेन कांस्टेंट के पीछे पड़ गए। तो जरा सुनिएगा। देखिए, अभी मैंने कहा था कि हमारी कौम का अलमिया ये है, बगैर सोचे समझे जवाब देते हैं। तुम्हें कोई ऐसा फॉर्मूला तलाश करना है, हमेशा जब भी पूछूं रिलेशन से मुराद ये कि भाई एक को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, रिलेशन पूछा जा रहा है ना। देखो, जब भी रिलेशन की बात की जाए, सब बच्चों से मुखातिब हो, अपने सारे काम छोड़ दो। जब रिलेशन की बात पूछी जाए तो फॉर्मूला निकाला करो, कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला करो जिनमें दोनों चीजें मौजूद हो। तो ऐसा फॉर्मूला है तो सही कि जिसमें फोर्स भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। सो अगर टाइम ऑफ कोलिजन, टकराने का टाइम बढ़ा दूंगा तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ज्यादा देर टकराने में लगेगी, टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, फोर्स विल बी डिक्रीज, फोर्स विल बी डिक्रीज बी। जिन मेरे बच्चों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, उन बच्चों को, सर टाइम तो थर्ड लॉ की वजह से कैंसिल हो जाता है। यस, टाइम तो थर्ड लॉ की वजह से टाइम कैंसिल नहीं होता। हाँ, तैयबा बच्चे गलत कॉन्सेप्ट आपका, टाइम कैंसिल नहीं होता। समझाता हूँ क्या, इम्पल्स की बात, तैयबा बेटी का जवाब दे रहा हूँ, अगर बाकियों को समझ में आ जाए तो ठीक है। जब ये बॉडी से टकराएगी, जितनी देर में इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाई, क्या बोला? जितनी देर में इस बॉडी ने, ब्लैक बॉडी ने ग्रीन बॉडी पे फोर्स लगाई, उतनी देर में ही ग्रीन बॉडी ब्लैक बॉडी पर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। थर्ड लॉ ये कहता है टाइम कांस्टेंट है। लेकिन मान लो कि अब टाइम बढ़ गया तो फोर्स ज्यादा होगी या कम, तो हमने रिलेशन से साबित किया। अच्छा, डिक्रीज, शाबाश, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है, शाबाश। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा था, क्या मेरे दिन से बात निकल गई क्वेश्चन में पढ़ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई वाज गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, मैं बाकी बच्चों को समझाने लगा था कि ये कैसे होता है। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब तुमने एक सवाल पढ़ा था, सवाल गौर से सुनना है तुमने, अभी सबको याद आ जाएगा। सवाल पढ़ा था कि फुटबॉल को हिट करें ज्यादा तकलीफ होगी या ईंट को, ब्रिक को हिट करें ज्यादा तकलीफ होगी। सबने कहा था ईंट को जब ठुड्डा मारेंगे, ईंट को किक करेंगे, ज्यादा तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं, फुटबॉल पंच होता है, फुटबॉल ऐसे इमेजिन करें, फुटबॉल स्क्वीज होगा, मतलब जब आप फुटबॉल को हिट करें, फुटबॉल पहले 1 मिनट के लिए पिचकेगा, स्क्वीज होगा, फिर आगे मूव करना शुरू करेगा। जबकि जब आप ईंट को हिट करेंगे, जिस लम्हे आप ईंट को हिट करेंगे उसी लम्हे ईंट मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि ईंट स्क्वीज नहीं हो सकती। तो भाई फुटबॉल में टाइम ऑफ कोलिजन स्क्वीज होने की वजह से बढ़ गया, दैट मीन फोर्स कम होगी, आपका पांव कम दुखेगा। जब आप ईंट को हिट करेंगे तो ईंट ने स्क्वीज नहीं होना, जिस लम्हे आप ईंट को हिट करेंगे इसी लम्हे ईंट ने मूव करना शुरू कर देना, दैट मीन्स ईंट के लिए फोर्स ज्यादा है। तो टाइम ऑफ कोलिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, गॉट इट, एवरीवन इज क्लियर नाउ। लो जी, एक सवाल और। अब ये सवाल पहले पूछूंगा, इसका कॉन्सेप्ट बाद में दूंगा, क्योंकि ये बात तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, इंतहाई सिंपल बात है। तो ये सवाल ये सवाल पढ़ना पहले और इसका जवाब देना बाद में। सर जी मैं अभी 10 मिनट और लूंगा बच्चों, अब 10 मिनट और लेने मैंने आपके। टेस्ट का टाइम, यार देखना, ANTSS टेस्ट का टाइम ज़्यादा, अब तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यकीन करो कि जब तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, तुम इसी टाइम में टेस्ट करने के अहल होगे। आज अगर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा ना कि टेस्ट का टाइम बढ़ा दूंगा, तुम लोगों की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, यकीन कर लो। तुम लोगों का टेस्ट का टाइम बढ़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करना है, वो 3 की बजाय 10 मिनट हो जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीन कर लो। फ़र्क पड़ेगा तो तुम लोगों की ज़ात को पड़ेगा, तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मेरा तुम लोगों का टेस्ट का टाइम बढ़ाना तुम लोगों के साथ मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। सो मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है। आई वॉन्ट के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। सवाल है जी, सवाल है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ
what is the formula of momentum in terms of kinetic energy? अब का जो पोर्शन मैं आपको करवाने लगा हूं वो एमडी गाइड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में तो नहीं है। एफएलपी का सिलेबस बताते हैं जी बेटा। एफएलपी का सिलेबस मैं अभी बता देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। रुखैमा एफएलपी एंड पे जाने से पहले शेयर कर दूंगा। हाँ, सवाल बहुत सारी जब सवाल आते हैं तो ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं कि वो असल चीज़ से फोकस हट जाता है। ऑप्शन तो मैंने दी नहीं। सवाल ये जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर से, ये चैप्टर 4 और चैप्टर 3 का ब्लेंड है। हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का सारा पोर्शन उड़ा देंगे, यानी कवर कर लेंगे, उड़ा नहीं देंगे। उड़ा बच्चे समझना शुरू हो जाए, उड़ाने का मतलब सर कहने करवाना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हम करेंगे नहीं। इसका मतलब ये है हम कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसी टॉपिक में। P इज इक्वल टू 2 EV, सी ऑप्शन, P इज इक्वल टू √E/2V, डी ले लीजिए, P इज इक्वल टू √2EM। सो जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, mv के इक्वल है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² के इक्वल है। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक अलग चीज़ है, एक अलग फार्मूला है, मोमेंटम एक अलग फार्मूला है। हम मोमेंटम का कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आए, तो फार्मूला क्या होगा? अब सुनना बड़े गौर से। अगर आप गौर करें तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही मोमेंटम छुपा हुआ है। मैं काइनेटिक एनर्जी के पॉसिबल फार्मूलाज आपको बताने लगा हूँ। इसको अगर आप लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv इंटू v लिखा जा सकता है। इस v को मैं p लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज e, इसको सिंपल e लिख रहा हूँ, 1/2 pv। तो ये क्या बन जाएगा, 2e इज इक्वल्स टू pv, ये p मोमेंटम के लिए, p इज इक्वल्स टू 2e/v। सो लिख लो, तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बता दिया काइनेटिक मोमेंटम का। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। याद रखो फॉर्मूला में जिन दो चीजों का रिलेशन होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, उसके अलावा बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट कंसीडर की जाती हैं। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इससे एक और फॉर्मूला निकालो। अब इससे फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। पहले फॉर्मूला मोमेंटम का था ना, अब काइनेटिक एनर्जी का निकालो। तो वो क्या बनेगा, E को एक तरफ रहने दो, ये बन जाएगा PV/2 दैट इज इक्वल्स टू E। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया। ये वाला फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। लिख लो, क्योंकि मैंने इसमें से भी बहुत सारे सवाल पूछने, भी सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूलाज तुम्हें दे रहा हूँ। रबिया बच्चे अभी ऑप्शंस में मत जाइए, अभी सिर्फ सुनते जाइए, अभी सिर्फ सुनते जाइए। मैं जब सारी बात बता दूंगा फिर आपने ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस में देखो सारी मैथ्स हैं, मैथ्स वाली ऑप्शन है, वेलोसिटी वाली 2 ऑप्शन है। दोनों ऑप्शंस इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के मुताबिक नहीं है, तो वेलोसिटी वाली दोनों ऑप्शन गलत हो गई। अब ए है या तो डी है, तो देखते हैं कौन सी है। अब देखो मैंने यहां पे किया क्या, मैंने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को वेलोसिटी के हिसाब से चेंज किया। अब मैं बात करने लगा हूं थोड़ी सी मुख्तलिफ। बच्चों फुल तवज्जो चाहिए मेरी तरफ, फुल तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv²। अगर मैं 2 को इस तरफ ले जाऊं तो 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई करूं, 2me इज इक्वल टू m² v²। सिंपल सिंपल सिंपल। 2me अंडर रूट ले लूं, 2me इज इक्वल टू m² v² का अंडर रूट क्या आ जाएगा, मोमेंटम नहीं आएगा क्या? इनका अंडर रूट mv आएगा, mv बोले तो मोमेंटम। सो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अंडर रूट 2me। सो ये फॉर्मूला किस हवाले से है, मैथ्स के हवाले से है। अगर कहीं पे मैथ्स के हवाले से पूछा जाए
तो √2me इज इक्वल्स टू P मोमेंटम, यहां पे मास कांस्टेंट है। तो अब यहां से एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me, E किसके इक्वल आ जाएगा, E वुड बी इक्वल्स टू P स्क्वायर ओवर 2m, तो वो यहां पे लिख दो एक और फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू P स्क्वायर ओवर 2m। इसको भी डब्बे में बंद कर लो, ठीक है। जी कोई इशू तो नहीं है ना, इजी है ना बच्चों। आप लोग अगर थक गए हैं, हवलदार हो गए तो मुझे बता दीजिएगा, हल्की हल्की मध्यम स्पीड से लगा हुआ हूँ, चीज़ें के समझ में आ रही हैं दैट्स गुड, तो मैं 5-7 मिनट और ले सकता हूँ ना, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अदर प्रायोरिटीज़, अगर आपके और की प्रायोरिटीज़ नहीं है तो 5-7 मिनट में ले सकता हूँ, ऐसे ही है। सो ये आ गया दूसरा फॉर्मूला मेरे पास। मैंने पॉसिबल फॉर्मूलाज मोमेंटम और एनर्जी के आपस में जो बनते हैं वो शेयर कर लिए, मास के हवाले से और वेलोसिटी के हवाले से। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे जो डी ऑप्शन बनती है पॉसिबल वो लिख दी, उसे मार्क कर दिया। सो यू हैव गॉट इट, बात समझ में आ गई। अब एक सवाल और, एक आखिरी सवाल, नोट करना है। हाँ बिल्कुल नोट करें यार, ये फॉर्मूलाज नोट कर लें। ये किसने कहा नोट करना है, हाँ इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ, दानिया बच्चे रेशियो के सवाल मैंने भी बड़े करवाने, तो बस देखती जा मेरा बच्चा। मोहम्मद साजिद नोट करना, नोट करें यार मोहम्मद साजिद। रानी बेटा भी आप देखती जाएं कि मैंने सवाल कितने करवाने हैं एनर्जीज के ऊपर, रेशियोज ऑफ एनर्जी के ऊपर, सारे सवाल इसमें एंट्रेंस में रेशियो के ऊपर ही एनर्जी के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं सारे करवाऊंगा, अभी आप देखती जाएं। तो पहला सवाल सिंपल से इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं कि इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम्स डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। आखिरी सवाल आज कल यार, आखिरी सवाल, मुझे नजर आ रहा है कुछ बच्चे थक गए हैं, तो आखिरी सवाल यहां तक। इफ मोमेंटम इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑप्शन ए 4 टाइम, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी सेम है, ऑप्शन डी नन। तो क्या कहते हो, थोड़ा सोचो। सर नमाज का टाइम नहीं मिलता फिर, जी बेटा बख्तावर बेटा आई एम गोइंग, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि इसके बाद तकरीबन 2:20 पे मेरी अपनी एक और क्लास है, मेरा इसमें लंच भी है और मेरी नमाज भी है। तो यकीन करें मैं बड़ी स्पीड में सारा काम करता हूँ, इसमें लंच भी है, नमाज भी और ट्रैवल भी है। सो I have to travel home, I have to offer prayer, I have to take lunch and I have to reach towards my next class up till 2:20. So I have got just 30 minutes left. Okay. अब इस सवाल में if momentum is double then kinetic energy is, kinetic energy पे क्या फर्क पड़ेगा? What do you think? क्या ख्याल है kinetic energy पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल आसान जवाब है, आसान इंतहा। तुम्हारे सामने सारे फार्मूलाज लिखे हुए, तुमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखना है जिसमें मोमेंटम का जिक्र किया जाए। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ यार, देखो प्लीज समझो। अब तुम्हारे पास 2 फार्मूलाज है काइनेटिक एनर्जी के, कौन सा लगाओगे इस सवाल पे, कौन सा, ये समझो, ये चीज समझनी जरूरी है। तुम्हारे पास एनर्जी के 2 फार्मूलाज मौजूद है, यहां पे कौन सा लगाओगे? देखो पहले वाले फार्मूले में एनर्जी और मोमेंटम के साथ वेलोसिटी मौजूद है, दूसरे फार्मूला में एनर्जी और मोमेंटम के साथ मास मौजूद है। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? तो अब गौर से सुनो, कह रहे इफ मोमेंटम इज डबल्ड, क्या चीज डबल हो रही है? मोमेंटम डबल हो रहा है। तो अगर किसी चीज का मोमेंटम डबल हो जाए तो मोमेंटम कब डबल हो सकता है? क्या ख्याल है, मोमेंटम कब डबल होगा? मोमेंटम है क्या? मास और वेलोसिटी। तो भाई चलती हुई चीज का मास तो डबल नहीं हो सकता। मोमेंटम किस वजह से डबल होगा? मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से डबल होगा। बात समझ रहे हो? सो मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई फॉर्मूला पकड़ो, उस फॉर्मूले में 2 चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर देखो इस फॉर्मूला में एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहे हो, इसके अलावा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो डबल हो रही है मोमेंटम के साथ। इस फॉर्मूला में देखो, इस फॉर्मूला में एनर्जी और मोमेंटम के अलावा मास है, तो चलती बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है, मास इज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, E इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m,
तो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी मोमेंटम डबल हो गया 2p का स्क्वायर ओवर 2m, ये नई एनर्जी क्या आ जाएगी E डैश 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर ओवर 2m। तो ये फॉर्मूला वापस एनर्जी का था, यानी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। गॉट माई पॉइंट? क्या ख्याल है? बी ऑप्शन, यस, ऑप्शन तो लगाई नहीं मैंने, नॉट बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। हाँ भी तैयबा, हाँ भी बख्तावर, बेटी पॉइंट समझ में आया? जरा मुझे बता दीजिए काइंडली फटाफट, पी स्क्वायर था तो 4 टाइम्स हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। टेस्ट होगा आज आपका, आज टेस्ट मैंने आपका थोड़ा सा तैयबा बेटे, मैं वी वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया? वी वाला फार्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ई और पी के अलावा जो फार्मूले में वी है वो भी कांस्टेंट नहीं है, डबल नहीं होगा। हबीबा बेटा, हबीबा ने भी जवाब दिया, भी अर्शी ने भी जवाब दिया डबल का, और हबीबा ने भी जवाब दिया डबल का, यानी बी डबल क्यों नहीं होगा? हेयर इज द सोल्यूशन। हम फार्मूला यूज़ करेंगे मैथ्स वाला, क्योंकि ई और पी के अलावा इस फार्मूले में एम है और एम कांस्टेंट है। वी वाला फार्मूला इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें ई और पी के अलावा वी है, तो जब मोमेंटम डबल होगा तो वेलोसिटी वी नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। हमने फार्मूला वो इस्तेमाल करना होता है कि दो चीज़ों के अलावा, जो चीज़ें हम फाइंड करना चाह रहे हैं उन दो चीज़ों के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे वी कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो लिहाजा ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एम वाला, क्योंकि चलती बॉडी का मास चेंज नहीं हो सकता। क्यों भाई? अच्छी बच्ची, हबीबा बच्ची, बात समझ आई तो बताएं, मैं अब आपके लिए बस खड़ा हूँ। कशफ क्लियर, बख्तावर यसर, मोहम्मद ठीक है, मोहम्मद क्लियर। आइंस्टाइन सो गया, आइंस्टाइन इज, मेरा ख्याल है आइंस्टाइन कौन है यार? आइंस्टाइन इज हसनैन में भी थोड़ा थोड़ा समझ आया सानिया, चलें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो इंशाल्लाह बाकी भी आ जाएगा। जमशा बच्चा क्लियर, रिपीट कर दें, मैंने क्लियर कर दिया वैसे, जमशा बच्चा मैंने रिपीट किया, अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें दोबारा। अब 2-3 बच्चों के जवाब के इंतज़ार में बैठा हूँ। बख्तावर गॉट इट। अब मैं किसके इंतज़ार में बैठा हूँ जी? नमशा बच्चे के इंतज़ार में बैठा हूँ, और हबीबा बेटी के और अरीशा बेटी के। भाई आइंस्टाइन, तुम अपना नाम ही चेंज करते हो, तो पहले तुमने अपना नाम रखा था वो मुर्शद, अब तुमने अपना नाम आइंस्टाइन रख दिया। सर डन बेटा, अब मैंने 1 मिनट भी और लिया ना तो वटा मेरे सिर में आएगा। ऑफ कर दूं सर, टेस्ट शुरू करने लगे। अब मैं अल्लाह हाफिज़ तो किया नहीं यार बच्चों, मैं आई एम गोइंग। सो टेस्ट थोड़ा सा टफ है आज का, थोड़ा सा टफ जान के, और सारी वही कॉन्सेप्ट हैं जो अप्लाई करवाए में। सो इस टेस्ट को तुमने सॉल्व करना, सारे ही वही सवाल हैं जो टेस्ट जो मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। यस यही टेस्ट है। सो बिस्मिल्लाह करें, 3 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। अल्लाह पाक आपका मददगार हो, अल्लाह पाक आपको आपकी नीयत के पागल गाए। लो जी, मैं माइक ऑफ करने लगा हूँ। ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़।